यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, ट्रायक्सियल टेस्ट बना दिया है। और मैं आपको बता रहा था कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक प्रेशर टेक्निक ना, तो जनरलाइज वे में क्या होता है कि जो हमारा सॉइल है ना, ये सॉइल ऐसा नहीं है कि ये सॉइल क्या है, फुली सैचुरेटेड है ना, सॉइल ऐसा तो नहीं है फुली सैचुरेटेड है। तो क्या यहाँ पे एयर बबल्स हो सकते हैं, बताओ मुझे, क्या यहाँ पर एयर बबल्स हो सकते हैं? डेफिनेटली यहाँ पे एयर बबल्स होना लाजमी है, क्योंकि ये सॉइल है। सॉइल में तीनों मैंने आपको सब कुछ बता रखा है पहले से ही, पहले चैप्टर में, कि सॉइल जनरली सारे कंपोनेंट से बनता है और उसमें एयर जो है वो होना क्या है, लाजमी है। अब सॉइल जो है वो फुली सैचुरेटेड नहीं है, तो उसके पोर्स में क्या होगा, एयर बबल्स भी यहाँ पे फंसे हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम नहीं चाहते, हम जनरली क्या चाहते हैं, हम ना वर्स्ट केस में सॉइल की मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ को हम पता करना चाहते हैं। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ को हम क्या करना चाहते हैं, डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो डिटरमाइन करने के लिए मुझे एक बात बताओ, सॉइल जब हमारी ड्राई है, ठीक है, ये सॉइल है, ये ड्राई सॉइल है, क्या इस टाइम पे मुझे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ मिलेगी? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ जो है वो मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन मैंने क्या बोला, हम उसको हम वर्स्ट केस में देखना चाहते हैं। तो वर्स्ट केस कौन सा हो गया, ड्राई हो गया, या फिर जब हमारी बारिश आ रही है और सॉइल क्या हो रही है, सैचुरेटेड हो रही है, या फिर वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है, यानी एकदम से ऊपर राइज कर रहा है, या फिर फ्लड की कंडीशन आ रही है, उस केस को वर्स्ट केस बोलेंगे या ड्राई को वर्स्ट केस बोलेंगे? सिर्फ ड्राई को नहीं बोलेंगे हम वर्स्ट केस। वर्स्ट केस वो है जहां पे वाटर इंक्रीज हो रहा है, पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, उसके कारण जो एक सॉइल सॉलिड का दूसरे सॉइल सॉलिड के साथ जो कांटेक्ट था वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। दैट इज बीइंग नोन एज अ वर्स्ट केस। वर्स्ट केस हम उसे कहेंगे, क्योंकि ग्रेन टू ग्रेन अगर जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज हो गया, तो आपको पता है कि सॉइल में जो स्ट्रेंथ थी, अब वो स्ट्रेंथ क्या हो गई है, कम हो चुकी है। यानी हम वर्स्ट केस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि जो एयर है, एयर के कारण जो है हमें क्या ना मिले, एयर के कारण क्या ना मिले हमको, उसकी शेयर स्ट्रेंथ। एयर के कारण एयर के क्या हो, एयर के कारण हमारी शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाए, अल्टर्ड हो जाए। तो इस चीज को, यानी इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए यहां पे क्या करते हैं, हम बैक प्रेशर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, यूजुअली हम वाटर को हम क्या करते हैं, इस पाइप के थ्रू सॉइल में इन्हें डालते हैं, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो एयर बबल है पानी की वजह से क्या होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं यहीं पे। तो डिसॉल्व जैसे ही हो जाएंगे हमारे, तो हमें पता है कि ये जो सॉइल है वो फुल्ली सैचुरेटेड हो चुकी है। क्या फुल्ली सैचुरेटेड होने के बाद वर्स्ट केस मिल जाएगा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ का? नहीं, ऊपर से लोड लगाना पड़ेगा, यानी हमें डेविएटेड स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, ताकि हमें क्या पता चल जाए, उसकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ की डिटर्मिनेशन हो सके। समझ में आया आपको जो मैंने बताया? और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना है कि क्या पता इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं ना, तो टेस्ट के जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये कहते हैं कि जो हमारी सैचुरेशन है तब मानी जाती है, हमारी सॉइल जो है वो सैचुरेटेड तब मानी जाती है जब उसकी स्कैम्पटम की बी वैल्यू 0.95 से ज्यादा हो। जब स्कैम्पटम की बी वैल्यू 0.95 से ज्यादा होगी, यानी उससे ऊपर होगी, तो हमारी स्पेसिमेन क्या है, बिल्कुल सैचुरेटेड होगा, और देन वी विल बी एबल टू डिटरमाइन द वर्स्ट केस में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया? बैक प्रेशर टेक्निक क्या होता है, पानी को पीछे से छोड़ते हैं, यहां से एयर बबल्स को डिसॉल्व करने की कोशिश करता है कौन, हमारा पानी, और जैसे ही वो डिसॉल्व हो गया, हमारी पूरी सॉइल क्या हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है। समझ में आया दोनों चीजें जो मैंने आपको बताया? तो बैक प्रेशर का टेक्निक क्यों करते हैं हम? सॉइल को पूरी तरह से एयर फ्री करने के लिए, सॉइल को पूरी तरह से सैचुरेट करने के लिए, मतलब एयर सैचुरेट करना, यानी हम क्या बोल सकते हैं, एयर फ्री। क्लियर हुआ ये जो मैंने बताया? वही इसी को रिलेटेड क्या बोलते हैं हम, कि यहां पे हम नो एयर बबल इन द सैंपल, हमारे जो है सैंपल में एयर बबल नहीं रहते, बिकॉज हम यहां पे बैक वाटर प्रेशर का टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज वाई ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। समझ में आया आपको सारी चीजें? क्यों होता है? यूनिफॉर्मली है, पोर वाटर प्रेशर है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और साथ में कोई भी एयर बबल नहीं रहता इस सैंपल में। तो इन सब का हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, इन सब का इस्तेमाल करके वी विल से कि व्हाई ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा तो बता दोगे क्यों है ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट? देखो ऐसा है कि इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है ना? तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। और क्या है, एक तो सबसे पहली बात IS 2720 पार्ट 12 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना, क्या पता पूछ ले कभी। बैक प्रेशर टेक्निक में जो एक और चीज है वो क्या है कि सॉइल को हम सैचुरेटेड कब मानते हैं, सॉइल को
फुल्ली सैचुरेटेड कब मानते हैं? जब स्कैम्पटन की जो बी वैल्यू है वो 0.95 से क्या होती है? ऊपर होती है। क्लियर हो गया? एयर फ्री रहता है ताकि हम क्या कर सकें, बबल को डिसॉल्व कर दे और उसकी वजह से कोई भी हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ में कभी ना हो। ठीक है, समझ में आया? और क्या हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जो भी इसके रिलेटेड जो है ड्राई कंडीशन कौन सी है और जो हमारी फ्लड की कंडीशन है या फिर हमारी कंस्ट्रक्शन के टाइम में अगर जो फ्लड आ जाए, पानी आ जाए, तो उन सबको ओवरकम करने के लिए हमको क्या चाहिए? उसकी शेयर स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि उस पॉइंट पे जो उसकी स्ट्रेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी। अगर आपने मान लो कि स्ट्रेंथ को ज्यादा मान लिया, फ्लड की कंडीशन में स्ट्रेंथ को ज्यादा मान लिया, मतलब आप सोच रहे हो कि मैं 10 बिल्डिंग का माला बनाऊंगा और पानी भी आ जाएगा तब भी मेरी बिल्डिंग बिल्कुल टिकी रहेगी, पर आपने शेयर को क्या माना है? उसकी स्ट्रेंथ को क्या माना है? ज्यादा माना है। मतलब आपने ये माना है कि जो आपकी जो बच्चा है, मतलब आपके जो बच्चे होंगे वो 10 घंटे तक पढ़ेंगे, पर उनकी रियल स्ट्रेंथ कितनी है वो जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये नहीं कि आपने क्या सोचा है, आपका सोचा हुआ कभी भी रिलायबल नहीं होगा। जो उसकी रियल स्ट्रेंथ है वो जानना इंपॉर्टेंट है कि वो 5 आवर्स तक ही स्टडी कर सकता है। समझ में आया आपको जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए? ठीक है ना? अब यहाँ पे आपने 3 नाम देखे हैं, क्या? एक तो वॉन कार्मन, ऑर्थर कैसे ग्रांडे और कार्ल तरजागी। ये 3 नाम ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए, कि कई बार आपको इंटरव्यू में ये चीज पूछ ली जाए, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जिसको हम ऑर्थर कैसे ग्रांडे बोलते हैं उनका एक और नाम है। क्यों? क्योंकि देखो ऑर्थर कैसे ग्रांडे है ना, उनके नाम अलग इसलिए है क्योंकि वो क्या है, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिनकी वजह से उनके नाम डिफरेंट भी बोले जाते हैं। तो इनके रेफरेंस में अगर कभी तुमसे पूछ लिया जाए कि हु इज द फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स, तो क्या बोलोगे आप? इट इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है ना? कौन है? कार्ल तरजागी है। ठीक है, और क्या है? और जो हमारा ऑर्थर कैसे ग्रांडे है, अब इनका नाम किस तरह से पड़ा वो आपको अभी पता लग जाएगा, लेकिन आपको ना 2 इंपॉर्टेंट नाम जो है वो जानने इंपॉर्टेंट है। कौन से? एक तो वॉन कार्मन और ऑर्थर कैसे ग्रांडे। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए है? ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट के लिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं ना हमारे ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट की, तो सबसे पहले ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट नहीं था। सबसे पहले क्या था? हमारे पास जो ट्राइएक्सियल अपरेटस फॉर रॉक, ये कब आया? वॉन कार्बन ने डेवलप किया था। ट्राइएक्सियल अपरेटस रॉक जो है वो उन्होंने डेवलप किया था। कब किया था? 1912 में। आपको डेट से ही पता लग जाएगा कि पहले कौन सा आया था। ठीक है ना? तो वॉन कार्बन ने सबसे पहले ट्राइएक्सियल अपरेटस फॉर द रॉक के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर बाद में हमारे ऑर्थर कैसे ग्रांडे आए 1930 में। फिर उन्होंने क्या किया, उस मतलब 1930 के आसपास ही उन्होंने क्या किया? ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट को डेवलप किया। कहां डेवलप किया? MIT में डेवलप किया। अगर कोई आपसे पूछे तो उन्होंने MIT में डेवलप किया है और ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट को डेवलप किया है। और उसमें जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन ऑपरेटर्स को स्टैंडर्डाइज करने में बहुत बड़ा हाथ था हमारा किसका? ऑर्थर कैसे ग्रांडे का। दैट इज वाई जो ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट है ना, उसका जो फादर है वो कौन है? ऑर्थर कैसे ग्रांडे है। क्लियर हुआ कि ऑर्थर कैसे ग्रांडे कौन था और क्यों था? ऑर्थर कैसे ग्रांडे के जो मेंटोर थे ना वो है कार्ल तरजागी। कार्ल तरजागी ने क्या किया? सॉइल में उनको, सॉइल की फील्ड में उनको पायनियर माना जाता है। जैसे कि न्यूटन को किसमें माना जाता है? न्यूटन पायनियर है किसमें? फिजिक्स में। तो वैसे ही कार्ल तरजागी जो है वो ही इज बीइंग नोन एज अ फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, बिकॉज वो सॉइल की फील्ड में उन्हें हम पायनियर माना जाता है। ठीक है ना? मतलब ये समझ सकते हो आप जो मैंने बताया आपको। और जो ऑर्थर कैसे ग्रांडे, इन्होंने ना सिर्फ एक ही टेस्ट नहीं ऐसा जो जिसको स्टैंडर्डाइज किया, जैसे कि ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट। एक तो उन्होंने ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट को स्टैंडर्डाइज किया और लिक्विड लिमिट को भी उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया। और जितने भी टेस्ट होते हैं ना उन सबके ऑपरेटर्स को भी उन्होंने क्या किया था? स्टैंडर्डाइज किया था। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इसीलिए ही इज बीइंग नोन एज अ फादर ऑफ अ टेस्टिंग सॉइल्स। फादर ऑफ अ सॉइल टेस्ट लिख दो, फादर ऑफ अ सॉइल टेस्टिंग। तो समझ में आया इसका नाम क्यों इस तरह से पड़ा हुआ ऑर्थर कैसे ग्रांडे जी का? क्योंकि ही वाज द वन जिन्होंने स्टैंडर्डाइज किए बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स। ट्राइएक्सियल टेस्ट के साथ साथ लिक्विड लिमिट टेस्ट भी था, जो उसके ऑपरेटर्स को भी इन्होंने क्या किया था? स्टैंडर्डाइज किया था। और ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट को भी इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया था। लेकिन पहले कौन आए थे? 1912 में आए थे हमारे वॉन कार्मन जी। पहले उनका दिया हुआ था, फिर उसको मॉडिफाइड करके उन्होंने ऑर्थर कैसे ग्रांडे ने क्या कर दिया? ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट किया, सॉइल के लिए किया है। फिर सॉइल में कब किया? उन्होंने MIT में उसको डेवलप किया और 1930 में जाके उन्होंने ये चीज की थी। ठीक है? और ऑर्थर कैसे ग्रांडे कौन थे? ऑर्थर कैसे ग्रांडे जो थे वो ऑर्थर कैसे ग्रांडे का जो मेंटोर था वो कौन था? कार्ल तरजागी जी थे। समझ में आया आपको ये सारी चीजें? तो ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है, अगर इंटरव्यू में आएगा तो बता दोगे कि क्या है यहाँ पे। अब ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहीं पे बात करना चाहता हूँ आपसे, कि क्योंकि अभी जाके हमने क्या करना है? स्टेजेस के बारे में बात करनी है। तो स्टेजेस में भी ये सारी चीजें जो है लगेगी। ठीक है ना? सबसे पहली बात, जब हम स्टेज नंबर 1 की बात करते हैं, तो मैं वहां पे बोलता हूं कन्फाइनिंग स्टेज। मैंने अभी तक क्या बोला था? कन्फाइनिंग स्टेज बोला था। कन्फाइनिंग स्टेज मैंने बोला था। तो वाई मैं क्यों बोल रहा था कन्फाइनिंग स्टेज उसको? बिकॉज ऑल राउंड से हमारी सॉइल क्या कन्फाइंड है विद द प्रेशर दैट इज द सिग्मा 3। ये कन्फाइनिंग प्रेशर के कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं? कन्फाइनिंग स्टेज भी बोलते हैं। इतनी चीज तो क्लियर है ना आपको कन्फाइनिंग स्टेज के बारे में? सेकेंड ऑफ ऑल, क्या मैंने ये चीज आपको बता दी कि नहीं मुझे ही नहीं पता, पर आपको अगर नहीं पता है तो मैंने शायद आपको बता दी है, नहीं भी बताइए तो चलो सुन लो। जो सिग्मा 3 है, क्या तुम उसकी लिमिट को सेट कर सकते हो? क्या तुम सिग्मा 3 की लिमिट को सेट कर सकते हो?
डेफिनेटली हम सिग्मा 3 की लिमिट को सेट कर सकते हैं। आपने सॉइल देखा, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में भी यही पढ़ेंगे। जो अर्थ प्रेशर होता है ना, यानी साइड से लगने वाला जो भी प्रेशर है, अर्थ का प्रेशर है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम देखेंगे सॉइल में कैसा है, फील्ड में देखेंगे हम किस तरह से है वो, उसी की वैल्यू हम यहाँ पे जाके सिग्मा 3 की पानी की हेल्प से हम सिग्मा 3 यहाँ पे लगा देंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सिग्मा 3 की लिमिट तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। क्या मैं हमारे सॉइल में लगने वाले सिग्मा 3 तो ऑलरेडी था ही था हमारे पास, ऊपर से भी सिग्मा 3 था, यहाँ से भी सिग्मा 3 था, यहाँ से भी सिग्मा 3 था और यहाँ से भी सिग्मा 3 था। पर जो आपने एडिशनल प्रेशर लगाया यानी सिग्मा डी जो आपने लगाया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज बीइंग नोन एज अ डेरिवेटिव स्ट्रेस। क्या डेरिवेटिव स्ट्रेस की लिमिट भी आप सेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। क्यों? वी कैन नॉट सेट द सिग्मा डी की लिमिट बिकॉज हमें नहीं पता कि सॉइल कब फेल करेगी। वी नॉट नो कि शेयर कब हमारा डेवलप होगा। फर्स्ट केस में तो हमारा शेयर डेवलप ही नहीं होता है। सेकंड केस में जैसे आपने एक्शन लोड लगा दिया, आपको पता है कि शेयर स्ट्रेस की वजह से हमारा शेयर स्ट्रेस जो है वो डेवलप होगा, शेयर स्ट्रेस जो है डेवलप होगा। उसके कारण क्या है कि सिग्मा डी के कारण ही क्या है, हम बोल सकते हैं कि सिग्मा डी के कारण ये सॉइल क्या कर रही है, फेल कर रही है। क्या तुम बता सकते हो कि शेयर स्ट्रेंथ कितनी है सॉइल की? मैंने ये पहले ही बताया था। ना तो हम पैरामीटर्स बता सकते हैं सी और फाई के देख के, ना तो हम शेयर स्ट्रेंथ बता सकते हैं किसी सॉइल को देख के। हमारे को उस पर टेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट, उसको हम करते हैं इस्तेमाल, ताकि हमें क्या पता लग जाए, ताकि हम ये जान सके कि सॉइल कब और कितनी स्ट्रेंथ पे वो क्या कर रही है, फेल कर रही है। पानी के साथ सैचुरेटेड करेंगे, वर्स्ट केस में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे और फिर हम बताएंगे कि सिग्मा डी की जनरल वैल्यू क्या होगी। हम उसकी लिमिट को नहीं बता सकते हैं। वी विल नॉट नो हाउ द वैल्यू, कौन सी वैल्यू आएगी सिग्मा डी की, हम नहीं बता सकते। वो कौन बताएगा हमारे को सिग्मा डी? वो क्वेश्चन बताएगा। आपको नहीं निकालना। आपको क्वेश्चन क्या देगा? आपको क्वेश्चन ना तो माइनर या आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में नहीं बताएगा। क्वेश्चन आपको देगा सिग्मा डी, और यू नो वेरी वेल कि जो सिग्मा 1 है दैट इज इक्वल टू द सिग्मा डी प्लस द सिग्मा 3। ठीक है, क्वेश्चन में सिग्मा डी और सिग्मा 3 आएगा, डेरिवेटिव स्ट्रेस, और हमारे पास क्या आएगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो हमको देगा, यानी कन्फाइनिंग प्रेशर जो है वो आपको देगा। क्लियर हो गया इतना? हम लिमिट नहीं डिसाइड कर सकते, मैं अभी लिखवा भी दूंगा साथ में। सिग्मा डी की लिमिट नहीं बता सकते बिकॉज वी डोंट नो कि शेयर कहां पे लाया करेगा, शेयर कहां पे होगा, वी डोंट नो, इसके बारे में हमें नहीं पता है। फील्ड की कंडीशन को स्टिमुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट। ठीक है, समझ में आया आपको? एक चीज तो क्लियर होगी हमारी, जो भी अभी तक हमने बात की थी। नाउ द नेक्स्ट इज, क्या मैं यहाँ पे जो सिग्मा डी है वो जो हमारी सिग्मा डी है वो क्या है, वो सिग्मा डी उसका नेचर क्या है सिग्मा डी का? अगर सिग्मा डी को मैं यहाँ पे देखूं तो आपको पता है कि ये सॉइल सैंपल है। इस सॉइल सैंपल में ऊपर से क्या लग रहा है, सिग्मा डी लग रहा है। इसका नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सिग्मा डी, यानी डेरिवेटिव स्ट्रेस का नेचर क्या है? क्या वो कंप्रेसिव है, क्या वो टेंसाइल है? इन दोनों में से कौन सा है? क्या है वो? कंप्रेसिव है। तो कंप्रेसिव के कारण इसमें डिफॉर्मेशन होगी कि नहीं? अब वो जो डिफॉर्मेशन है वो किस किस टर्म में देख सकते हैं? हम वॉल्यूम के टर्म में देख सकते हैं और किसके टर्म में देख सकते हैं? लेंथ के टर्म में देख सकते हैं। ठीक है, क्या हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेस लगने की वजह से उसकी वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज होगी या फिर लेंथ जो है वो हमेशा डिक्रीज होगी? अगर आप बोल रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो हमेशा डिक्रीज होगी तो यू आर रॉन्ग। वॉल्यूम जो है वो कई बार डिक्रीज भी करती है और कई बार वो इंक्रीज भी करती है। ये सर ऐसा कैसे? अगर मैं कोई भी लूज सैंड की हीप को देखूं ना, फॉर एग्जांपल ये हमारी लूज सैंड है, आपने यहाँ पे शेयर स्ट्रेस लगाया, हमने शेयर की इसको, आपने इसको शेयर किया ना, यानी ये क्या है हमारे पास, इट इज द लूज सैंड। अगर मैं लूज सैंड में शेयरिंग करूंगा तो मुझे वॉल्यूम क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज होता हुआ ही देखने को मिलेगा ऑलवेज। लेकिन अगर इसी लूज सैंड को मैं एक लड्डू बना दूं, इस लड्डू बना दूं और मतलब अपने पाम पे रख दो इसको, फॉर एग्जांपल अपने हाथ पे रख दो इसको, अपने हाथ में इस तरह से आपने रख दिया, अपने हाथ में आप अगर इसको इस तरह से रखोगे तो आप ऊपर से क्या करो, शेयर करो, ऐसे हाथ लगाओ आगे से, इसकी शेयरिंग करो, इस तरह से इसमें शेयर लगाओ। जैसे ही आप शेयर लगाओगे आपको क्या दिखेगा, ये जो लड्डू है, इस लड्डू का जो वॉल्यूम है, मान लेते कि वो डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी है, आपने शेयर किया, दूसरे हाथ से आपने इसको शेयर किया, धक्का दिया इसको आपने, धक्का देने के बाद क्या होगा, इसका वॉल्यूम में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। एरिया इंक्रीज हो गया तो मतलब क्या है कि यहां पे जो हमारा वॉल्यूम था डेल्टा वी, अब वो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, हमारा कम होगा एज कंपेयर टू जो हमारा शेयर की हुई सॉइल डेंस सैंड का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज भी करता है, किसमें, लूज के केस में, इंक्रीज भी करता है किसके, हमारे जो डेंस सैंड है उसके केस में। क्लियर हो गया दोनों चीजें? क्या लेंथ में हमेशा डिक्रीज करेगी या लेंथ हमेशा इंक्रीज करेगी या फिर दोनों करेगी? गलत। आपने अगर जो दोनों बोला है तो वो गलत है। लेंथ जो है वो हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, हमेशा क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी, ऑलवेज डिक्रीज। जब आप कन्फाइनिंग प्रेशर जो आप कंप्रेसिव जो आप ऊपर से स्ट्रेस, जो सिग्मा डी बेसिकली है क्या, वो सिग्मा डी जो इसका नेचर क्या है, कंप्रेसिव है। आप जानते हो ना सिग्मा डी क्या है, एक तरह का कंप्रेस करिए, इसको दबाव दे रही है, इसको दबा रही है, तो जब भी वो दबाव देगी ना, इसकी वजह से हमेशा क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। तो लेंथ में आप हमेशा क्या बोलोगे, माइनस साइन, यानी हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन वॉल्यूम में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, ये आपको जानना जरूरी है। अभी पता लग जाएगा क्यों है इसको जानना जरूरी। तो दोनों चीजें क्लियर होगी। एक और चीज है, जब मैं बात करता हूं, लेट अस अज्यूम कि हमारी कोई सॉइल है, ठीक है ना, ये क्या है, हमारी सॉइल है।
अब ये सॉइल क्या कर रही है, फेल कर रही है, सॉइल क्या कर रही है हमारी, फेल कर रही है। कोई भी हमने ऊपर से क्या कर दिया, शेयर स्ट्रेस लगा दिया, तो सॉइल हमारी क्या कर रही है, फेल कर रही है। तो जिस शेयर स्ट्रेस पर हमारी सॉइल, हमारी प्यारी सॉइल फेल करेगी, वो उसकी क्या हो जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कि जिस शेयर स्ट्रेस पर हमारी सॉइल फेल करेगी ना, वही क्या होगा, उसका शेयर स्ट्रेंथ होगा। और जिस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर, जिस कंप्रेसिव प्रेशर पर ये सॉइल फेल करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, यस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। डेफिनेटली हम उसे क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे। बस ध्यान में क्या रखनी है, जिस शेयर स्ट्रेंथ पर हमारी सॉइल फेल करेगी उसको शेयर स्ट्रेंथ बोलते हैं, और जिस कंप्रेसिव प्रेशर पर हमारी सॉइल फेल करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है ना, समझ में आया दोनों, सॉइल की फेलियर से रिलेटेड है दोनों, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं आपको जानने। और अभी भी क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम आगे आगे बढ़ेंगे। सारा कुछ क्लियर हो गया जो भी मैंने यहां पे बताया, सिग्मा डी के बारे में जो भी मैंने बताया, उसका नेचर कैसा है, कंप्रेसिव है, टेंसाइल है। अब मुझे बताओ कि सॉइल में क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो सिग्निफिकेंट प्ले रोल करेगी, क्या वो सिग्निफिकेंट वैल्यू देगी, नहीं, वो हमको हमेशा इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज देगी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट आपको पता है कि सॉइल में क्या होती है, 0 होती है। तो क्या हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सॉइल की टेंसाइल स्ट्रेंथ जनरली नहीं होती है, दैट इज व्हाई वी विल नॉट टॉक अबाउट द टेंसाइल स्ट्रेंथ। समझ में आया आपको, जो मैंने आपको चीजें बताई यहां से लेकर यहां तक, ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में पता लग गया, बैक प्रेशर टेक्निक के बारे में पता लग गया। क्यों बताया मैंने बैक प्रेशर टेक्निक, बिकॉज ये वाला पॉइंट जो है उसको क्लियर करना था। ठीक है, समझ में आया। कौन है वॉन कार्मन, कौन है ऑथर कैसे ग्रांडे, कौन है कार्ल तरज़ागी, अब ये जाके आप खुद देख लेना क्या काम किया था, ये जाके खुद देख लेना, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड भी पूछ सकता है। मैंने सिर्फ ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट के बारे में आपको बताया, लेकिन उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको गेन जो है वो खुद करनी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, द स्टेज नंबर 1 विच इज बीइंग नोन एज अ कन्फाइनिंग स्टेज या फिर कंसोलिडेशन स्टेज। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्या फर्स्ट स्टेज में शेयर जो है वो डेवलप होगा या नहीं, बताओ, डेवलप होगा या नहीं, बताओ, क्या डेवलप होगा शेयर स्ट्रेस की नहीं। स्टेज नंबर 1 में कन्फाइनिंग स्टेज क्यों बोले, बिकॉज इसमें कन्फाइनिंग स्ट्रेस लग रहा है कि नहीं, यहां से भी सिग्मा 3 लग रहा है, यहां से भी सिग्मा 3 लग रहा है, ठीक है, यहां से भी सिग्मा 3 लग रहा है, और यहां से भी क्या लग रहा है, सिग्मा 3 लग रहा है। तो सिग्मा 3 कहां से लग रहा है, चारों तरफ से सिग्मा 3 लग रहा है, तो ये भी सिग्मा 3 हो गया, दिस इज ऑल्सो द सिग्मा 3, ये भी क्या हो गया, सिग्मा 3 हो गया। अगर मैं शेयर की बात करूं तो शेयर को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सिग्मा 1 माइनस द सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय द 2 साइन 2 थीटा। सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 3 के बराबर, तो शेयर की वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब यहां पे शेयर जो है वो डेवलप नहीं होगा, जिसकी वजह से मैं इसे सिर्फ कंसोलिडेशन या फिर कंसोलिडेटेड या फिर अनकंसोलिडेटेड बोलूंगा, ड्रेन्ड नहीं बोलूंगा। पहली चीज तो क्लियर होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कंफाइनिंग स्टेज में जनरली हो क्या रहा है कि ऑल अराउंड confining pressure is applied with the, yes, बिल्कुल right, with the help of the external water pressure. If drainage valve, अभी किसकी बात हो रही है, ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट की बात हो रही है। If the drainage valve are closed, then the stage is unconsolidation। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, if drainage valve is open, then this stage is known as consolidated। वेरी गुड। और क्या बोलते हैं हम इसको, ऑल्सो नोन एज सेल प्रेशर। ठीक है ना, सेल प्रेशर स्टेज। क्लियर हो गया जो भी मैंने यहां पे बताया आपको, सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता लगी मेरे को कि कंसोलिडेशन का कंफाइनिंग स्टेज क्या हो गया, व्हाई इट इज बीइंग नोन एज अ कंसोलिडेशन स्टेज। क्या टाउ डेवलप होगा, डेफिनेटली नॉट, टाउ जो है वहां पे डेवलप नहीं होगा। अगर मैं सेकंड स्टेज की बात करूं तो
तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो पहला आप सॉइल स्पेसिमेन देख रहे हैं हम स्टेज नंबर 1 पे देख रहे हैं। तो आप एक चीज तो जानते हैं अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है कि उसमें जो स्टेज नंबर 1 है उसमें कन्फाइनिंग प्रेशर लगता है और स्टेज नंबर 1 को क्या बोलते हैं हम, दैट इज द कन्फाइनिंग स्टेज भी बोलते हैं और उसको हम कंसोलिडेशन स्टेज भी बोलते हैं। जैसे ही हमारा वॉल्व ओपन होगा तो हम उसे कंसोलिडेटेड बोलेंगे, जैसे ही वॉल्व हमारा क्लोज होगा उसे अनकंसोलिडेटेड बोलेंगे। वो चीज आपको क्लियर है, ठीक है। और लगता कैसे, विद द हेल्प ऑफ द वाटर। आपको कुछ नहीं करना, पानी लिया, पानी को प्रेशराइज किया, प्रेशराइज करने के बाद आप जितना भी आपने सिग्मा 3 लगाना है वो आपको लग जाएगा। सिग्मा 3 यहाँ पे इस तरह से साइड में कन्फाइनिंग प्रेशर जो है यहाँ पे कन्फाइनिंग स्टेज यानी सेल प्रेशर जो है यहाँ पे लग जाएगा। ये चीज तो आपको क्लियर है कि ये सेल प्रेशर, इसको हम और क्या बोलते हैं, सेल प्रेशर स्टेज भी बोलते हैं। दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको सिग्मा 3 जब आपका लगा है ना तो यहाँ पे जो टाउ की वैल्यू दैट इज द 0। क्या है टाउ की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इट इज अ 0। दैट इज वाई हमने इसको क्या नहीं बोला है, ड्रेन और अनड्रेन नहीं बोला इंस्टेड ऑफ दैट, क्योंकि हम जहां पे ड्रेन और अनड्रेन बोलेंगे वहां पे शेयर स्ट्रेस की क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। लेकिन यहाँ पे टाउ जो है दैट इज द 0। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि टाउ को हम टाउ जो है यहाँ पे 0 है इसीलिए हम क्या नहीं बोल रहे, इससे ड्रेन और अनड्रेन नहीं बोल रहे। लेकिन स्टेज नंबर 2 में हमारे पास ड्यूरिंग द शेयरिंग पे ही हम बात करेंगे, दैट इज वाई वी विल यूज द ड्रेन या फिर अनड्रेन की सिचुएशन। राइट, क्लियर हो गया इतना। और क्या बोल सकते हैं, अगर वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हुआ स्टेज नंबर 1 पे तो बोलेंगे हम कंसोलिडेशन, अगर वॉल्यूम इसका चेंज नहीं हुआ तो दैट विल बी नोन एज अ अनकंसोलिडेशन। और जैसा कि आपने देखा कि वॉल्व ओपन करेंगे तो वैसा होगा, इसलिए इसको हम स्टेज नंबर 1 बोलते हैं। यहाँ पे कोई फेलियर वेलियर नहीं होता है, इसे आप बना भी सकते हो। अब ये स्टेज नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, ये पहले ही मैंने आपको बता रखा है। अब हम जब स्टेज नंबर 2 की तरफ को जाते हैं तो हम जो सिग्मा 3 है ना वो हम सेम रखते हैं। तो यहाँ पे भी जो सिग्मा 3 की वैल्यू है वो हमने सेम रखी है थ्रू आउट, ठीक है ना, जो यहाँ पे वो भी यहीं पे रखी है हमने सेम रखी है, दैट इज द सिग्मा 3। अब हम साथ में क्या लगाते हैं, द एडिशनल प्रेशर जो है हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये एडिशनल प्रेशर दैट इज व्हाई इट इज बीइंग नोन एज अ डेरिवेटिव स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, सिग्मा डी से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम एडिशनल लगा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस भी लगाया तब हम जाके सिग्मा डी होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो हम सिग्मा डी यहाँ पे लगा रहे हैं ये कब तक लगाएंगे सर, ये हम तब तक लगाएंगे जब तक कि हमारा सॉइल स्पेसिमेन फेल नहीं हो जाता है। तो कब तक लगाएंगे, जब तक कि हमारा क्या ना हो, फेलियर ना हो। दैट इज सिग्मा डी एट द टाइम ऑफ द फेलियर, सिग्मा 3 एट द टाइम ऑफ द फेलियर, ठीक है। अब जैसे हम इसकी बात करते हैं तो हम बात करते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे सिग्मा डी जो है वो डेरिवेटिव स्ट्रेस है और हमको क्या निकालना है, हमको क्वेश्चन में कभी भी इस तरह से नहीं दिया जाएगा कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ये है, ठीक है। हमको दिया जाएगा डेरिवेटिव स्ट्रेसेस और उसकी जो कन्फाइनिंग यानी जो उसका सेल प्रेशर है उसकी फॉर्म में हमको दिया जाएगा। तो जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होगा ना वो कौन सा होगा, दैट विल बी जो भी हमारे पास सेल प्रेशर आया साथ में जो भी डेरिवेटिव स्ट्रेस होगा, डेरिवेटिव स्ट्रेस होगा, दैट विल बी द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्या बोल रहा हूं मैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ द फेलियर की अगर मैं बात करूं तो लेट अस सी कि अगर मैं सिग्मा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ द सिग्मा 1 है ना, और एट द टाइम ऑफ द फेलियर की अगर मैं बात करूं तो सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या हो जाएगा, जो भी आपके पास सेल प्रेशर लग रहा है यहाँ पे सेल प्रेशर क्या है, सिग्मा 3 है। अगर जो मैं फेलियर की टाइम पे बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, आई कैन राइट सिग्मा 3 एट द टाइम ऑफ द फेलियर, ठीक है। सॉरी सिग्मा 3 तो नॉर्मली है तो सिग्मा 3, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द फेलियर प्लस साथ में क्या आ जाएगा सिग्मा डी एट द टाइम ऑफ द फेलियर, ठीक है। या फिर ऐसे लिखो कि सिग्मा 3 को आप नॉर्मली लिखो सिग्मा 3 प्लस द सिग्मा डी एट द टाइम ऑफ द फेलियर, ठीक है। तो आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अगर नहीं भी दिए होंगे तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको दिया होगा सिग्मा 3, ठीक है, और क्या दिया होगा, डेरिवेटिव स्ट्रेस दिया होगा। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए आपको एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस तो क्या होगा, सेल्फ प्रेशर प्लस जो हमारे पास क्या है सेल प्रेशर सॉरी प्लस क्या है द डेरिवेटिव स्ट्रेस। और अगर मुझे डेरिवेटिव स्ट्रेस निकालना है तो मैं क्या बोल सकता हूं, सिग्मा डी एफ विल बी इक्वल्स टू जो भी हमारे पास मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है, माइनस द सिग्मा 3 विल बी द डेरिवेटिव स्ट्रेस। क्लियर हो गया इतना। या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर एट द टाइम ऑफ द फेलियर लिखना है तो यू कैन राइट यहाँ पे, अगर एट द टाइम ऑफ द फेलियर ही लिखना है तो यहाँ पे एफ भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी एफ लगा दो क्योंकि हम फेलियर की बात करें ना। इन शॉर्ट इसको कैसे लिखता हूं मैं, सिग्मा 1 माइनस द सिग्मा 3 एट द टाइम ऑफ द फेलियर। किसके लिए बोल रहा हूं मैं, अगर जो मुझे डेरिवेटिव स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ द फेलियर निकालना है। क्लियर हो गया इतनी सी बात। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए अपने दिमाग में। क्यों लिखा है मैंने ये, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेरिवेटिव स्ट्रेस, तो डेरिवेटिव स्ट्रेस क्या है बेसिकली, डेरिवेटिव स्ट्रेस जो है वो एडिशनल प्रेशर जो आपने लगाया है। सिग्मा 3 जो है वो तो ऑलरेडी स्टेज 1 पे लगा हुआ ही था, लेकिन जो सिग्मा 3 के बाद आपने लगाया ना एडिशनल प्रेशर द डेरिवेटिव स्ट्रेस, सिग्मा डी एफ को क्या बोलते हैं बेसिकली, हम डेरिवेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। इसीलिए इस स्टेज का नाम भी क्या होता है, शेयर स्टेज कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, और द डेविएटर स्टेज क्या कहते हैं, डेरिवेटिव स्टेज। और ये क्या है हमारे पास, दैट इज द डेरिवेटिव स्ट्रेस। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि द सिग्मा डी एट द टाइम ऑफ द फेलियर प्लस द सिग्मा 3 एट द टाइम ऑफ द फेलियर विल बी द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और वो आपको क्वेश्चन में नहीं देगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। यहां पे जो हमारे पास शेयर स्ट्रेस आया है दैट इज द टाउ, मतलब यहां पे जो शेयर स्ट्रेस लगता है वही क्या है उसकी द शेयर स्ट्रेंथ है, यानी एस है, ठीक है ना, वही क्या है इसकी शेयर स्ट्रेंथ है। और ध्यान देने वाली बात एक और भी है कि हम इसकी वैल्यू नहीं जानते, वी डोंट नो अबाउट दिस वैल्यू।
हम सिर्फ क्या जानते हैं, द डेविएटर स्ट्रेस और द सिग्मा 3 की वैल्यू जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आने वाला टाउ है, जो शेयर स्ट्रेस है, वो हम उसकी वैल्यू नहीं जानते, और उसके लिए हम कैसे वर्कआउट करेंगे वो आगे जाके आपको पता लग जाएगा चैप्टर में, जैसे हम फॉरवर्ड आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो बताओ मुझे, अगर यहाँ पे वेल्व ओपन हुआ एट दी स्टेज नंबर 2 पे, यहाँ पे नाम लिखा है ना, एट दी स्टेज नंबर 2 पे अगर हमारा वेल्व क्लोज हुआ या फिर ओपन हुआ, तो उस केस में बताओ किसको हम ड्रेन बोलेंगे, या फिर ये बताओ कि वेल्व कौन सी कंडीशन में क्लोज रहेगा, ड्रेन में या अनड्रेन में। यहां से और भी क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट एंड सेकंड, क्या यहाँ पे वेल्व जो है वो ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा, या फिर यहाँ पे क्लोज रहेगा या फिर ओपन रहेगा, बताओ। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेन कंडीशन, ड्रेन कंडीशन में पानी क्या हो रहा है, पास थ्रू कर रहा है। अगर ड्रेन कंडीशन में हमारा पानी जो है वो पास थ्रू कर रहा है, तो वो केस कौन सा होगा हमारा, वो केस हम क्या बोलेंगे उस केस में, जो हमारा ड्रेन है उस केस में हमारी जो वेल्व रहेंगे वो क्या रहेंगे, ऑब्वियसली वो ओपन रहेंगे। क्यों? बिकॉज ओपन रहेंगे तभी तो पानी हमारा बाहर जाएगा। अनड्रेन कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारी जो वेल्व है वो क्लोज रहेंगे। क्यों? बिकॉज वहां पे जो हमारा पानी है उसको हम बाहर जाना परमिट नहीं दे रहे। क्लियर हो गया इतना? तो ये तो हो गया हमारा सब कुछ स्टेज नंबर 2 के बारे में। ठीक है, आप लिख भी सकते हो इसके लिए कि अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा कन्फाइनिंग प्रेशर उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, फिर एडिशनल जो हमारा एक्सियल स्ट्रेस आएगा उसको अप्लाई करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं जनरली, दैट इज बीइंग नोन एज अ डेविएटर। यहाँ पे स्टेज है लेकिन यहाँ पे क्या है, सिग्मा डी है, इट्स अ डेविएटर स्ट्रेस। क्या है ये? डेविएटर स्ट्रेस है, इट इज बीइंग नोन एज अ डेविएटर स्ट्रेस। और फिर क्या कर रहे हैं हम, डेविएटर स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हैं। कब तक इंक्रीज करेंगे, जब तक कि हमारा सॉइल स्पेसिमेन फेल ना हो जाए, है ना। फेल किसमें, शेयर में फेल ना हो जाए। फिर बाकी सारी कंडीशन तो आपको जानते ही हो कि अगर जब वेल्व को मैं ओपन रखूंगा तो ड्रेन कंडीशन कहा जाएगा, अगर वेल्व को क्लोज रखूंगा वो अनड्रेन कंडीशन कहा जाएगा। ये दोनों चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज रिलेटेड टू द शेयर। अब मुझे बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ द सिग्मा डी। जब आप सिग्मा डी को देख रहे हो तो बताओ मुझे इसका नेचर क्या है, कंप्रेसिव है, टेंसाइल है, क्या इसका नेचर है। तो आप बोलोगे सर यार ये सिग्मा डी जो है वो कंप्रेसिव इन द नेचर है कि नहीं, ये ऊपर से दबाव डाल रहा है, तो ये कंप्रेसिव इन द नेचर है। ये चीज तो आपको क्लियर होगी, कंप्रेसिव है कि ये टेंसाइल है, इतनी चीज तो क्लियर होगी। अब मैं बोल रहा हूं जिस भी ये शेयर स्ट्रेस पर हमारा सॉइल स्पेसिमेन फेल करेगा, वही क्या होगी उसकी, वही उसकी शेयर स्ट्रेंथ होगी। डेफिनेटली आपको पता है। अब जैसे हमने यूटीएम में देखा, यूटीएम में क्या करते हैं, ऊपर से हम कन्फाइनिंग प्रेशर लगाते हैं, और जिस भी कन्फाइनिंग प्रेशर में वो जो हम कंप्रेसिव प्रेशर लगाते हैं, अब जिस भी कंप्रेसिव प्रेशर पे वो फेल करता है, दैट इज बीइंग नोन एज अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। सिमिलरली हम जानते हैं कि जो सिग्मा डी है ना, सिग्मा डी सबसे पहली बात ये डेविएटर स्ट्रेस है, नेचर क्या है, कन्फाइनिंग है, यानी सॉरी नेचर क्या है इसका, कंप्रेसिव है। तो नेचर इसका कंप्रेसिव है, तो जिस भी सिग्मा डी पे ये फेल करेगा सॉइल स्पेसिमेन, वो उसकी क्या हो जाएगी, वही उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हो जाएगी। तो ये चीज तो आपको क्लियर होगी, जो चीज मैंने यहां पे बताई कि जिस भी शेयर स्ट्रेंथ पे वो फेल करता है ना, दैट इज जिस भी शेयर स्ट्रेस पे वो फेल करेगा, दैट इज द शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, यहां पे लिख भी देता हूं कि जिस भी शेयर स्ट्रेस पे वो फेल करता है, शेयर स्ट्रेस पे वो फेल करता है, वही क्या हो जाएगी उसकी, वही हो जाएगी उसकी द शेयर स्ट्रेंथ, दैट इज द शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, अब सबसे पहली बात, जो नेचर है किसका, सिग्मा डी का, सिग्मा यानी डेविएटर स्ट्रेस का, वो क्या है, वो हमारा क्या है, कंप्रेसिव इन नेचर है, कंप्रेसिव। ठीक है ना, वो कंप्रेसिव इन द नेचर है। अब जिस भी सिग्मा डी पे वो फेल करेगा, वही क्या हो जाएगी उसकी, वही उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, जिस भी कंप्रेसिव प्रेशर पे वो फेल करेगा, वो फेल होगा, वही क्या हो जाएगी उसकी, दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल, है ना, या सॉइल स्पेसिमेन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है ना, सॉरी ऑफ दैट सॉइल स्पेसिमेन। क्लियर होगी ये दोनों पॉइंट्स हमारे जो भी यहां पे मैंने बताया। सेकंड ऑफ ऑल, आप मुझे बताओ कि डेविएटर स्ट्रेस क्या अकेला रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस फेलियर, बताओ। नहीं, अकेला नहीं है। क्यों? बिकॉज उसके साथ एक सेल प्रेशर भी है, उसके साथ एक कंफाइनिंग प्रेशर भी लग रहा है। उस कंफाइनिंग प्रेशर को भी अगर मैं जोड़ दूं तो हमारे पास अगर जो स्ट्रेंथ आएगी वो क्या होगी, वो स्ट्रेंथ होगी हमारे पास कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी कि नहीं, कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्यों कन्फाइंड? बिकॉज यहां पे जो हमारे पास सिग्मा 3 है वो भी लग रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यों बोली? बिकॉज जो डेविएटर स्ट्रेस का नेचर है वो क्या है, नेचर इज कंप्रेसिव इन नेचर। तो समझ में आया आपको कि CCS, इसको जनरली क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज CCS। ठीक है ना, वी विल रेफर दिस एज अ CCS। तो कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहां से आएगी हमारे पास, स्टेज नंबर 2 से आएगी कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्यों आएगी? बिकॉज सिग्मा 3 वहां पे पहले से लग रहा है, सेल प्रेशर जो कांस्टेंट है। बाद में हमने एक एडिशनल एक्शियल लोड लगाया है, इस एक्शियल लोड के कारण क्या है, उसका नेचर क्या है, कंप्रेसिव है। अगर उसके कंप्रेसिव नेचर के कारण ये सॉइल फेल कर रही है तो उस फेल कंडीशन पे जो स्ट्रेंथ हमें को मिलेगी वो क्या मिलेगी, कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी। क्लियर हो गया इतना जो भी मैंने बताया? तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, द नोट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। नोट नंबर 1 क्या है कि जो डेविएटर स्ट्रेस है ना, डेविएटर स्ट्रेस जो है
आप इसको ना एज अ जर्नल लिख लेना, लेकिन यहाँ पे मैं डेफिनेशन के साथ में वो उस फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना, जिसमें आप नोट्स भी कर सको। डेरिवेटिव स्ट्रेस एट द फेलियर विच इज बीइंग नोन एज अ सिग्मा डी एट द टाइम ऑफ द फेलियर इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं हम, इज कॉल्ड एज confined compressive strength, ठीक है, confined compressive strength which is CCS। क्लियर हो गया इतना? तो यहां पे अगर जो मैं CCS को फाइंड आउट करना चाहूं तो मुझे बताओ कि CCS को मैं क्या लिख सकता हूं। आई कैन राइट जो CCS है ना, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं लिख सकता हूं यहां पे डेरिवेटिव स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ द फेलियर लिख सकता हूं। क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? ये तो बिल्कुल सही बात है कि CCS जो है दैट इज द सिग्मा डी एट द टाइम ऑफ द फेलियर, ठीक है। और एक और चीज आप जानते हो क्या, कि जब हम बात कर रहे थे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की, तो आपको क्वेश्चन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं देगा, है ना, वो चीज हमने अभी बताई थी। लेकिन हमें एक चीज पता है कि डेरिवेटिव स्ट्रेस और कन्फाइनिंग प्रेशर को अगर मैं प्लस कर दूं ना तो मुझे क्या मिलेगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिलेंगे। अगर मैं इसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के फॉर्म में लिख दूं तो सिग्मा डी एफ जो है उसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, सिग्मा 1 माइनस द सिग्मा 3 बाय एफ की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो आई कैन से कि सिग्मा डी एफ जो है आई कैन रिटर्न एज सिग्मा 1 माइनस द सिग्मा 3 एट द टाइम ऑफ द फेलियर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले तो मुझे बताओ कि जो हमारा सिग्मा डी है वो क्या है, वो प्रेशर के टर्म्स में है, पर कई बार ना क्वेश्चन में वो फोर्स के टर्म्स में भी दिया जाता है। तो अगर जो फोर्स के टर्म पे दिया जाएगा तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, P अपॉन दी ए एफ, इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं, जहां पे जो हमारा P है दैट इज द कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, एंड ए क्या है हमारे पास, दैट इज द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एट द टाइम ऑफ फेलियर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि P जो है दैट इज द कंप्रेसिव फोर्स, राइट, और AF क्या है यहाँ पे, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द टाइम ऑफ फेलियर। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हेन वी टॉक अबाउट द AF ना, तो बेसिकली जो हमारे पास सिग्मा डी है, सिग्मा डी क्या है, वो कंप्रेसिव इन द नेचर है। तो एरिया कौन सा लेंगे हम, एट द परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, हम एरिया कौन सा लेंगे हम, परपेंडिकुलर टू द कंप्रेसिव फोर्स जो है वो हम उसका क्या लेंगे, एरिया लेंगे, AF लेंगे। क्लियर हो गया? जैसे कि अगर जो सिलेंडर है तो सिलेंडर के टाइम में एरिया क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 विल बी द एरिया, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। क्लियर हो गया? दैट विल बी क्या हो जाएगा इसका, इन द केस ऑफ अ सिलेंडर ए नॉट हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। ए नॉट क्या है अभी मैं आपको बता देता हूं, बट AF बेसिकली एरिया को क्या लिख सकते हो आप, अगर जो आपको नहीं पता लग रहा है यहां से, सो आई कैन से कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ना, तो एरिया को अगर जो मैं मल्टीप्लाई कर दूं लेंथ से, तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना। और अगर जो मैं इसी चीज को और भी इलैबोरेट करके लिखूं तो आई कैन से कि इन द केस ऑफ अ फेलियर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फेलियर, सो उस केस में एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया जो है एट द टाइम ऑफ अ फेलियर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द लेंथ एट द टाइम ऑफ द, बताओ, फेलियर। यस, एट द टाइम ऑफ द फेलियर ही हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन द लेंथ। तो जब हम एरिया निकाल रहे हैं एट द टाइम ऑफ द फेलियर, ठीक है, एक और चीज यहाँ पे लिख दो कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया, तो AF जो है विल बी क्या होगा, विल बी परपेंडिकुलर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बताओ भाई, अगर जो वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया एट द टाइम ऑफ द फेलियर, तो वॉल्यूम एट द टाइम ऑफ द फेलियर निकाल लो और लेंथ एट द टाइम ऑफ द फेलियर निकाल लो, तो आपको क्या पता लग जाएगा, एरिया एट द टाइम ऑफ फेलियर निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो लेट अस से कि जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था दैट इज V नॉट, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम जो था वो V नॉट था। अब कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज द डेल्टा V जो है हमारे बीच क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, प्लस माइनस। ना तो क्वेश्चन इज कि सर आपने प्लस माइनस क्यों लगाया यहाँ पे, ठीक है ना, व्हाई वी आर यूजिंग द प्लस माइनस। तो इसको ना बहुत ध्यान से समझो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सैंड ना, तो वॉल्यूम क्या है, बेसिकली वॉल्यूम जो है मैं बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम या तो इंक्रीज भी होगा या तो डिक्रीज भी होगा। प्लस माइनस का यही मतलब है ना कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। अब केस है, दो केस है कि वॉल्यूम इंक्रीज कब हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज कब हो रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। सो जब हम कोई भी लूज सैंड की बात करते हैं ना, सैंड की बात करें ना हम यहाँ पे, तो जब हम सैंड की बात करते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारी सैंड है वो क्या है, वो अभी कॉम्पैक्ट है, मान लेते हैं कि वो जो सैंड है हमारी डेंस है, या फिर है ना, इट इज द डेंस सैंड। एक केस डेंस सैंड का लेते हैं, एक केस लेते हैं हम लूज सैंड का। किसका लेते हैं, लूज सैंड का। अब जैसे ही मैं लूज सैंड में शेयरिंग करूंगा, फॉर एग्जांपल ये हमारी लूज सैंड है, ठीक है ना, लेट अस से कि ये हमारी लूज सैंड है, तो जैसे ही मैं लूज सैंड में शेयरिंग करूंगा ना, तो मुझे एक चीज पता है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, वो हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम क्या करेगा, लूज सैंड का डिक्रीज करता है। लेकिन डेंस सैंड में ऐसा नहीं होता है। डेंस सैंड का अगर मैं लड्डू बना दूं, है ना, ऐसे लड्डू बना दूं, तो अभी जो इसका वॉल्यूम है वो इसका क्या है, अभी वॉल्यूम जितना भी है इसका वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल लेट अस से V नॉट है। अब जैसे ही मैं इसमें शेयरिंग करूंगा ना, इसका वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीजिंग इन दिस नेचर। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द वॉल्यूम ओवर प्लस माइनस। यहां पे हम क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज जो हमारा चेंज है ना वो इंक्रीजिव नेचर का भी हो सकता है, वो डिक्रीजिव नेचर का भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द प्लस माइनस साइन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल सैंड में
जो हमारा वॉल्यूम होता है वो क्या करता है, इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। अब इंक्रीज और डिक्रीज कब करता है, इसको अपनी भाषा में लिख देना कि व्हेन देयर इज अ लूज सैंड, जब वहां पे क्या होगा, लूज सैंड होगी, तो उस केस में क्या करेगा, हमारा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। कब, जब उसमें शेयरिंग हो रही होगी। क्या हो रही होगी, जब ड्यूरिंग द शेयरिंग, ठीक है ना, ड्यूरिंग द शेयरिंग क्या हो रही है, उसकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं डेंस सैंड की बात करता हूं तो डेंस सैंड का लड्डू अगर जब मैं शेयरिंग हो रहा तो वहां पे क्या होगा, देयर विल बी एन इंक्रीमेंट विल बी देयर इन द वॉल्यूम। ठीक है, सिमिलरली क्या है, इसका लेंथ भी होगा। तो इनिशियल लेंथ इसका L0 है और लेट अस से कि इनिशियल वॉल्यूम इसका L0 है और चेंज जो है हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा L है। अब क्वेश्चन, अब कई बच्चे पूछेंगे सर आपने यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिया, यहाँ पे प्लस साइन क्यों नहीं लिया। तो पहले तो डेरिवेटिव स्ट्रेस की आप मुझे नेचर बताओ, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डेरिवेटिव स्ट्रेस। अगर आप डेरिवेटिव स्ट्रेस को देख रहे हो तो व्हाट इज द नेचर, इट्स अ कंप्रेसिव नेचर, ऊपर से दबाव बन रहा है तो इसका वॉल्यूम जो है वो हमेशा क्या होगा, डेरिवेटिव स्ट्रेस का जो कंप्रेसिव नेचर है इससे जो लेंथ होगी ना वो हमेशा क्या होगी, इसकी डिक्रीज ही होगी। दैट इज व्हाई यहाँ पे वी आर यूजिंग ओनली द माइनस साइन विद फॉर द लेंथ के लिए। क्लियर हो गया इतना कि हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ से हटा दूं, ठीक है, इसको आपने लिख ही लिया होगा अभी तक, ऐसे मैं इसको हटा देता हूं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ, तो बिकॉज ऑफ द डेरिवेटिव स्ट्रेस का जो नेचर है क्या है, जो हमारा डेरिवेटिव स्ट्रेस है, डेरिवेटिव जो हमारा स्ट्रेस है उसका जो नेचर है दैट इज कंप्रेसिव इन नेचर, दैट इज कंप्रेसिव। सो वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम सॉरी, सो लेंथ विल ऑलवेज बी डिक्रीजिंग, सो लेंथ विल ऑलवेज डिक्रीज। क्लियर हो गया, कभी इंक्रीज नहीं करेगी। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द माइनस साइन ओवर हियर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप V0 और L0 को कॉमन ले लो। V0 और L0 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने बोला सबसे पहले कि एरिया, यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ, एरिया एट द टाइम ऑफ द फेलियर, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द लेंथ एट द टाइम ऑफ द फेलियर, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इनिशियल वॉल्यूम प्लस माइनस द चेंज डिवाइडेड बाय द इनिशियल वॉल्यूम माइनस द हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन द लेंथ। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं V0 को बाहर ले लूं, ठीक है, V0 को मैं बाहर ले लूं और नीचे से भी L0 को मैं बाहर ले लूं, राइट, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, अंदर बच जाएगा 1, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा V अपॉन द V0 आ जाएगा, राइट, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस द डेल्टा L अपॉन L0 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। आप V0 अपॉन L0 को क्या लिख सकते हो, इट इज द वॉल्यूम अपॉन L, तो वॉल्यूम अपॉन L को मैं क्या लिख सकता हूँ, A लिख सकता हूँ। अब जो भी इसका नोटेशन है, जैसे कि यहाँ पे ओरिजिनल की है तो यहाँ पे हम O नॉट लिख सकते हैं, सो आई कैन राइट कि A नॉट कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसके फॉर्म में ना मैंने क्या लिख दिया है, A नॉट लिख दिया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। और अंदर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस E एप्सिलॉन V, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस E L। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा EV है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है ना, इट इज नोन एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मेट्रिक स्ट्रेन बोल सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, ओरिजिनल चेंज इन द लेंथ डिवाइडेड बाय द, हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ होगी उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे, है ना, और जो हमारी EL है उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज द एक्सियल स्ट्रेन। एक्सियल स्ट्रेन क्या होता है, और चेंज इन द लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारे पास, पूरी इक्वेशन फॉर द AF कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, इस तरह से लिख सकते हैं ना हम AF को, AF कैन बी रिप्रेजेंटेड, या फिर AF को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि AF इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिखो, एरिया एट द टाइम ऑफ फेलियर, कैन बी रिटन एज, हम क्या लिख सकते हैं इसको कि A0 1 प्लस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सियल स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन दी हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज द एक्सियल स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर हमारे दोनों वॉल्व अगर जो क्लोज है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे दोनों वॉल्व क्लोज है तो वो टेस्ट क्या हो जाएगा, पहले तो ये बताओ मुझे वो टेस्ट क्या नेम हो जाएगा। अगर हमारे दोनों वॉल्व जो है क्लोज है, इफ टेस्ट इज फॉर अनड्रेन्ड, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, ठीक है ना, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट है, यानी UU टेस्ट है। तो UU टेस्ट में सबसे पहली बात जो हमारा सिग्मा डी है, सिग्मा डी जब हमारा अप्लाई हो रहा है, अनड्रेन की कंडीशन आ गई ना, तो हम जब हम सिग्मा डी अप्लाई करेंगे,
जब हम सिग्मा डी को अप्लाई कर रहे हैं तो बताओ वहां पे कब तक अप्लाई करते हैं हम सिग्मा डी? अप्लाई अप टू द फेलियर, अप्लाई अप टू द फेलियर तक हम करते हैं इसको, राइट? तो मुझे बताओ क्या आप परमिट कर रहे हो पानी को बाहर निकलने के लिए? क्या फर्स्ट स्टेज में आप परमिट कर रहे हो पानी को बाहर निकलने के लिए? डेफिनेटली नॉट। तो जब आप फर्स्ट स्टेज में पानी को परमिट होने ही नहीं दे रहे हो, बाहर पानी निकलने ही नहीं दे रहे हो, तो जब पानी हमारा बाहर निकलेगा ही नहीं, तो बताओ मुझे वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? वॉल्यूम चेंज यानी डेल्टा वी में कितना चेंज आएगा? अगर आप पानी को बाहर ही निकलने दे रहे हो तो देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम, और हमारा चेंज इन द वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है दैट इज द चेंज इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है? हम बोल रहे हैं कि जो हमारा चेंज है वही जीरो है, तो चेंज अगर जीरो हुआ तो बताओ हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में देखो आपको ना ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमारा वॉल्यूम चेंज हुआ है, डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, वो चीज आपको दी रही होगी। लेकिन अगर आपको चेंज इन द वॉल्यूम के बारे में नहीं दिया होगा ना, तो आपको क्या अज्यूम करना है कि जो चेंज इन द वॉल्यूम है वो क्या है? जीरो है, ठीक है? इन क्वेश्चन अगर हमारे को चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू नहीं दी होगी ना, कि वैल्यू नॉट गिवन, देन यूज दिस रिलेशनशिप, ठीक है? कौन सा रिलेशनशिप आप यूज करोगे? यू विल से कि एरिया एट द टाइम ऑफ द फेलियर, अच्छा हमारा ई जो हमारा एप्सिलॉन वी है वो जीरो है, तो एप्सिलॉन वी अगर हमारा जीरो है तो इस केस में हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू जो एरिया है क्या हो जाएगा? ए नॉट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 माइनस एक्शियल स्ट्रेन। क्लियर हो गया इतना? तो आप ये वाला यूज करोगे, क्यों? बिकॉज जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या है? जीरो है, जिसकी वजह से एप्सिलॉन वी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो भी जीरो हो जाएगा। तो आपको कौन सा वाला रिलेशनशिप यूज करना है? ये वाला रिलेशनशिप यूज करना है। क्लियर हो गया इतना?